तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। ये हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, ये आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, मैं आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1951 से लेकर हर 10 साल हमारे देश में जनगणना कराया जाता है। ऐसा तो 1881 से कराया जाता था, पर स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद हर 10 साल जनगणना कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस जनगणना से कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक जानकारी हम हासिल करते हैं जो विकास के लिए फायदेमंद होगा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए फायदेमंद होगा। और एक जो जानकारी आती है इस जनगणना से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह जानना जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आबादी के अनुसार दिया जाता है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है। 3 साल का विलंब हुआ है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का। और आज तक उन्होंने जनगणना नहीं करवाया है जो 2021 में उनको करवाना था। क्यों नहीं करवाया?
क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सके। और इस जनगणना न करवाने का एक और नतीजा है कि 10 करोड़ भारतवासी, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर इन्होंने जनगणना कराया होता 2021 में, 10 करोड़ भारतवासी और इससे लाभान्वित होते। 10 करोड़ों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाया था। 2000 नवंबर में मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था और मेरे पुराने कागजात में जो बुकलेट छपा था नवंबर 2011 में, ये मेरा हस्ताक्षर भी है इसमें, प्रस्तावना मैंने लिखा था, ये जनगणना क्यों कराया जा रहा है, जाति जनगणना। इसका नाम था सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यह कराया गया था क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई, विभिन्न पार्टियों ने इसकी मांग की, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, और हमने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना करवाया था। 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण हुआ और मैं अपने खुद के प्रस्तावना के 3 बिंदुओं पर को पढ़ना चाहता हूं। प्रस्तावना मैंने लिखा था SECC 2000, इसकी कॉपी मैं आप सबको भिजवा दूंगा। SECC नहीं तो ये पहले डिलीट कर देंगे, तो पहले ही मैं आपको कॉपी मैंने डाउनलोड करा दिया है तो आपको मैं भिजवा दूंगा। SECC 2011 के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं और ये आज भी महत्व रखते हैं क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जिक्र हमारे न्याय पत्र में किया है। ये क्या 3 मकसद थे जो मैंने 2011 नवंबर में इस प्रस्तावना में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, मैंने लिखा था। पहला, घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाना जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगे, यानी कि ये बीपीएल सर्वे के माफिक होगा। दूसरा उद्देश्य यह था प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, समाज के अलग अलग जाति, क्योंकि जाति ही हमारा समाज का आधार है, आरक्षण का आधार है, जाति से तो हम भाग नहीं सकते। तो दूसरा मकसद यह था कि प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। और तीसरा मकसद यह था कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे उद्देश्य थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? क्यों उन्होंने पूरी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की है? मोदी सरकार के जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम
सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम इस सर्वे के आधारित हैं। गरीब कौन है, वंचित कौन है, इस सर्वेक्षण से हासिल किया गया है। पर जाति के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की थी उसको मोदी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। हमने हमारे न्याय पत्र में क्या लिखा है कि हम सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि 2011 में हमने करवाया था, हर 10 साल कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या ये सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना, जनगणना तो उनके नए साथी, उनके, असली बात तो ये कहना चाहता हूं, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? तो प्रधानमंत्री का प्रचार जो है, बार बार जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, बेमतलब, बेबुनियाद। मेरे पॉकेट में एक 100 रुपया का नोट है और आप देखेंगे इस 100 रुपये के नोट में यहां हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारे नोटों में है, सारे लेटर हेड में भी है, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर भी है। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्म चक्र है, आजकल शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में। धर्म चक्र है, और धर्म चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय नारा है, सत्यमेव जयते। हर एक नोट में गांधी जी, बापू के चश्मे और सत्यमेव जयते। और प्रधानमंत्री तो असत्यमेव जयते के प्रतीक हैं। सत्यमेव जयते में वो विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास रखते हैं असत्यमेव जयते। और जो उन्होंने आज भी बात की है, कल भी बात करेंगे, यही उनका चुनाव प्रचार का आधार बनेगा। बार बार कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस को बदनाम करना, जो चीज़ें न्याय पत्र में नहीं हैं उनका जिक्र करना, हमें पब्लिसिटी देना। मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद हमारे मैनिफेस्टो को डाउनलोड करने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 6 दिन में दुगनी हो गई है। तो हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हमें मुफ्त में पब्लिसिटी मिला। पर यह पब्लिसिटी जो हमें मिल रहा है, गलत तथ्यों पर मिल रहा है, इसीलिए मुझे खंडन करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहते हैं उस पिच पर खेलने के लिए, क्रिकेट पिच पर खेलने के लिए जिस पिच ने जय शाह, अमित शाह और उन्होंने तैयार किया है। हम उस पिच पर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे बेरोजगारी के पिच पर, महंगाई की पिच पर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के पिच पर, संविधान पर हत्या के पिच पर, लोकतंत्र जो खतरा है उस पिच पर। तो बार बार प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, हम हमारे पिच के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी पर हमारे बल्लेबाज रहेंगे, हमारे जो बॉलर हैं उसी पर बॉलिंग करते रहेंगे, प्रधानमंत्री कुछ भी बोलें। पर एक बात और ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, यह बात बिल्कुल साफ है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आ गई है। चिंता है, भोकलापन सब दिखाई दे रहा है और जनता को गुमराह करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और ये गुमराह कैसे किया जा रहा है? बनावटी
और दोगली भाषाओं से। ये बनावटी और दोगली भाषा, हिपोक्रेसी की भाषा जो प्रधानमंत्री ने अपनाया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसका कड़ा मुकाबला देंगे। हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा हमने उठाया है न्याय पत्र में, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता हमारे साथ है। नाराजगी जो आज जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं, कोई लहर नहीं है, कोई मोदी वेव नहीं है, कोई 400 पार तो खुद प्रधानमंत्री भूल गए हैं, उसको छोड़िए। तो साथियों, कल जो 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। यही कल आपको देखने को मिलेगा जो 19 तारीख को देखने को मिला था। और कल के बाद प्रधानमंत्री के भाषा में और भी ध्रुवीकरण की बातें निकल कर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम सकारात्मक है। कोई भय, कोई द्वेष, कोई जहर फैलाने की एजेंडा नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने की एजेंडा है, सद्भावना की एजेंडा है, आर्थिक विकास की एजेंडा है, समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली आर्थिक विकास का एजेंडा है। और जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और कोई व्यक्ति से कहला जाता तो हम कहते ठीक है, वो कह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं तो उसका खंडन करना बहुत जरूरी पड़ता है। तो ये मत समझिए कि हम डिफेंसिव पर हैं, हम डिफेंसिव नहीं है। पर प्रधानमंत्री को हम संदेशा भेजना चाहते हैं, आप जो कुछ करिए, करते रहिए। हम अपने न्याय पत्र के आधार पर, 5 न्याय 25 गारंटी के आधार पर, हमारे कार्यक्रम के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश 4 जून को अवश्य मिलेगा। शुक्रिया। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका